Good afternoon, students. We will just start our class in 2 minutes. Maybe more students will be joining. All right. Good afternoon, students. So I hope my voice is clear to all of you. Okay. Sumit sir, if you can confirm voice is clear. All right. So guys, let us start today's class. And before I start, I will like to give you one small assignment. 2 मिनट का टाइम है आपको आपके पास अभी सोचने के लिए जो मैं बोल रहा हूं. अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने पसंद का कुछ भी लिखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप लिखो अभी और मेरे को दिखाओ, मैं जस्ट एक आपको बोल रहा हूं सोचो. अगर मैं आपको एक टास्क देता हूं दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आप किसी एक टॉपिक पे, अगर मैं बोलूंगा कि आपका मन, आप टॉपिक उठाओ और आप उस पर कुछ लिखो, तो आप कौन सा टॉपिक उठाओगे? आपका पसंद, शाहरुख खान उठा लो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, या फिर ब्लैक होल्स, या फिर फिलॉसफी, आपका मन, आप क्या उठाओगे ये मेरे को जानना है. 2 मिनट का टाइम, आप सोचो. ऑब्वियसली कोई भी वैसा टॉपिक सोचेगा ना जिसके बारे में उसको आइडिया है, तो सोचो पहले कौन सा टॉपिक उठाओगे. और दूसरा, उसको मैं फिर बाद में आऊंगा दूसरे पॉइंट पे. तो फर्स्ट टास्क ये है तुम लोगों की. देन वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास. ओके.
ओके गाइस, सोच लिया क्या टॉपिक? आप लोग अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं द वे यू वांट। क्या टॉपिक सोचा है आप लोगों ने? रिस्पॉन्स या तो ये बोल दो कि और टाइम चाहिए सर। ओके, गुड अनमोल, थैंक यू। मैं लिखते जाता हूं टॉपिक जो तुम लोग बता रहे हो। तो अनमोल विल राइट अबाउट माय फेवरेट सिंगर, इजंट इट अनमोल? माय फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। ओके, ठीक है। बाकी लोग बताएं क्या लिखोगे? आपके ऊपर है, आपका चॉइस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में लिखें, और कोई सा भी टॉपिक लगता है आप बताओ। श्रिया, वेरी गुड, हैप्पीनेस। श्रिया क्या लिखोगी हैप्पीनेस के बारे में? हैप्पीनेस के बारे में बहुत सी चीजें हो सकती है। हैप्पीनेस कभी नहीं मिलती, हैप्पीनेस हमेशा मिलती है। क्या बेटा अनमोल, अरिजीत सिंह इज नॉट अ म्यूजिक कंपोजर, ही इज अ सिंगर। ठीक है ना? म्यूजिक कंपोजर होते हैं जो म्यूजिक मतलब गाने को का जो गा रहा है वो सिंगर है। अरिजीत सिंह इज अ सिंगर आई थिंक, बट बोथ। अच्छा ठीक है, चलो होगा भाई, नहीं पता। हैप्पीनेस, श्रिया हैप्पीनेस के बारे में थोड़ा सा और बताओ ना, क्या लिखोगी करके। ऋषिका, वेरी नाइस। कंडीशन ऑफ विमेन इन मुस्लिम एमिरेट्स। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं अफगानिस्तान कर दूं क्या? ज्यादा ठीक है? अभी अभी का डिबेट चल रहा है वहां पर, इसको ये कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर दिया तुम्हारा टॉपिक। ठीक, ओके। यार एक मिनट में वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या हो रहा है पेन से ऐसा? जस्ट अ मिनट है, कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही, जस्ट अ मिनट। ओके, सो मेरे पास दो तीन टॉपिक और आ गए हैं। पहले का जो मुझे याद है अरिजीत सिंह के ऊपर, हैप्पीनेस इज इन एवरीथिंग। कुछ प्रॉब्लम हो रही है सेंसिंग की। एंड कंडीशन ऑफ मुस्लिम विमेन इन एमिरेट्स, ये था। और अभी सचिन तेंदुलकर के ऊपर बोला किसी ने। ठीक है,
तो बहुत सारे टॉपिक्स मुझे ऑनलाइन अभी दिख भी रहे हैं, आप लोगों ने तो टाइप किया है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, बहुत बढ़िया। ओके, तो चलो अब इसकी अगली टास्क में अपन चलते हैं। थोड़ा सा हम ये सोचते, मेरे को पॉइंट्स नहीं चाहिए, मेरे को पॉइंट्स नहीं चाहिए आप लोगों से, मेरे को ये चाहिए कि आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप इसका स्ट्रक्चर कैसे दोगे। व्हाट विल बी योर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है पहले क्या बात करोगे, बाद में क्या बात करोगे, बस पॉइंट मत बताना। ओके, आयुष्मान, ओके, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, ओके। ओके, ओम बोल रहे, तुम लोग चाहो तो बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, जैसा भी तुमको ठीक लगे। तो ओम इज सेइंग इंट्रोडक्शन, फिर फैक्ट्स और फिर कंक्लूजन। ओके, ठीक है, ऑलराइट। बेसिक इंफॉर्मेशन, ईशान इज सेइंग। बेटा आई होप आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेंटली सोच रहे हो, भले मेरे को जवाब दो या ना दो, है ना, बिकॉज अदरवाइज पर्पस समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करा रहा हूं। वी आर डूइंग इट एट अ वेरी बेसिक लेवल। श्रेया इज सेइंग फर्स्टली वी विल डिस्क्राइब जस्ट द बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, आइडिया, कंक्लूजन। बहुत बढ़िया, तो आज हम यही चीज सीखने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या क्या होते हैं, इसको मैं समझाने के लिए एक पैरेलली एक और चीज हम सोचते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड मूवी क्या क्या होता है। मूवी सबने देखी है। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड मूवी, कोई सी भी, जो आपकी बेस्ट मूवी है उसको रिकॉल कर लो, जो आपकी सबसे फेवरेट मूवी है उसको रिकॉल कर लो। आज हम यही सीखेंगे। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है ना, वो मूवी से कोई बहुत अलग नहीं है। हाँ, हमारी सोच बहुत ऐसी है कि यार ये तो बड़ा बोरिंग काम है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, हमें ये बोरिंग लगता है क्योंकि हम कभी उस नजरिए से देखे नहीं है। मैं चाहता हूं दैट वी शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ आइडेंटिफाइंग द की थिंग्स जो पैसेज में इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। अब एक मूवी को ले लेते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक मूवी को ले लेते हैं। आप मूवी देखते हो तो क्या मूवी का एक एक डायलॉग आपको समझ में आता है क्या? गिव मी आंसर इन यस और नो। मूवी का एक एक डायलॉग आपको समझ में आता है कि कुछ ऐसा भी रहता है कि यार ये समझ में नहीं आया? तो ज्यादातर बच्चों ने बोला कि अभी 3-4 का ये ऐसे आंसर आया, तो आई वांट मोर रिस्पॉन्स। आई होप माय क्वेश्चन इज क्लियर। आपकी फेवरेट मूवी फॉर एग्जांपल ABC है, तो आपने जब वो मूवी देखी तो क्या आपको उसका एक एक डायलॉग समझ में आया था क्या? गाने की एक एक लाइन समझ में आई थी क्या? हर वर्ड का मीनिंग समझ में आया था क्या? नहीं आया था, नहीं आया था, ऑब्वियसली किसी को नहीं आता है। तो व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि पैसेज में समझ में आए? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन मूवी में क्या चीजें समझ में आ गई थी? मूवी में यह समझ में आ गया था कि इस मूवी का की मैसेज क्या है। उसी तरीके से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि की मैसेज ऑफ द पैसेज क्या है। की मैसेज ऑफ द पैसेज का मतलब होता है ये मूवी बनाई क्यों गई है, छिछोरे मूवी क्यों बनाई गई है, 3 इडियट्स मूवी क्यों बनाई गई है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, वो हमें समझ में आ गया। उसी तरीके से एक ऑथर, जो कि कुछ देर पहले आप थे, जब मैंने आपको बोला आई आस्क्ड यू टू बिकम अ ऑथर एंड थिंक व्हाट विल यू राइट,
तो हर किसी ने अपनी सोच के हिसाब से कुछ कुछ बोला कि मैं इस पे लिखूंगा। आपका भी एक पर्पस होता है, जब आपको कुछ लिखने बोला जाता है तो आप एक पर्पस मीट करना चाहते हो। दैट पर्पस इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। उसके वजह से ही पैसेज लिखा जा रहा है, उसके वजह से ही मूवी बन रही है, उसके वजह से आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो सीरीज देखते हो उसका भी कोई पर्पस है। जो पर्पसलेस होता है वो पसंद नहीं आता पब्लिक को। कुछ तो पर्पस होगा, कुछ तो दिखाना चाह रहा है, वो वही चीज पैसेज में हमें पकड़ना है। व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से? इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई विल डेफिनेटली गिव यू फ्यू पॉइंटर्स कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका बेसिक थीम यही है, टू अंडरस्टैंड what are the components of RC, and every time we are in confusion we will think about my favorite movie, और अगर उस फेवरेट मूवी में मैं क्या करता, अगर मेरे को कोई लाइन समझ नहीं आती है, और मान लो मैं Amazon प्राइम में नहीं देख रहा हूं, मैं सिनेमा हॉल में देख रहा हूं जाकर के, मेरे को लाइन समझ में नहीं आती, तो मैं क्या करता हूं? थिएटर से उठ के आ जाता हूं क्या? डू आई कम आउट ऑफ थिएटर? I don't come out of the theater. Then why do I need to why do I leave the reading comprehension passage? मैं उसको क्यों छोड़ता हूं? मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी कंप्लीट करना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड चीजें समझ में आ जाएंगी। और देखते हैं और क्या क्या एनालॉजी है हमारी। जो जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कभी भी बुक उठाता हूँ, कभी भी पैसेज उठाता हूँ, 3 लाइनें मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है ये तो समझ नहीं आ रहा है, चलो छोड़ देता हूँ। ऐसा होता है क्या? आफ्टर रीडिंग फ्यू लाइन्स वी थिंक यार बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा है, छोड़ो। Is it the case? Tell me guys. अनमोल का एक आया आंसर, बाकी लोग बताएं yes no जो भी आंसर है। Let us keep a class very interactive. English classes and reasoning classes have to be interactive. तो श्रेय का नो आया है, बहुत बढ़िया। तो अब श्रेय नहीं छोड़ता है, अपूर्वा नहीं छोड़ती, कुछ लोग छोड़ते ऑलमोस्ट एवरी टाइम। ओम वेरी गुड। नो यस। तो आई एम गेटिंग मिक्स रिस्पॉन्स की कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं समझ, शुरू की कुछ लाइनें समझ में नहीं आती तो भी हम पढ़ लेते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम छोड़ देते हैं। आप याद करो ऐसी कौन सी मूवी थी जो शुरू के 10 मिनट में ही आपको समझ में आ गया कि मूवी में क्या है अंत तक के? कभी नहीं आता। इवन इन द केस ऑफ पैसेजेस, द मोर यू रीड, जितना आगे तक के उसको पढ़ते पढ़ते चले जाओगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। Nobody understands 100% of the movie. Nobody will understand 100% of passage. किसी को नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता। हो सकता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरी इंग्लिश में बहुत पढ़ता हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड से 80% ऑफ द पैसेज, एंड यू आर अ बिगिनर, यू विल अंडरस्टैंड 40% ऑफ द पैसेज। दैट्स इट। Nobody will understand 100%, nobody will understand 0%. कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा, और जो कुछ आपको समझ में आता है वही काम का होता है। हम फिजूल की बातों से डरते, हम कैरेक्टर के नाम से डरते। बाप रे कितना भयंकर कैरेक्टर का नाम है, आई हैव नेवर हर्ड दिस नेम, डॉन क्योटे, नहीं सुना है, और उसके ऊपर पैसेज आ गया। तो डॉन क्योटे के बदले आप सचिन तेंदुलकर नाम रख लो ना, इफ यू आर मोर फैमिलियर विद दैट नेम। व्हाट इज इन द नेम? मेक योर लाइफ इजी। ऑलराइट, सो वी डोंट लीव मूवीज जस्ट इन द बिगिनिंग, सो डोंट लीव अ पैसेज इन द बिगिनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि हर पैसेज की शुरुआत आराम से पढ़ी करें, हर पैसेज की शुरुआत आराम से करें आप, ठीक है? राइट। तो अभी चलो अपन अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या। क्लास में आगे बढ़ते हैं और जो जो डिस्कशन होगा अपन करते जाएंगे। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्या कंपोनेंट होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है द पॉइंट। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 कंपोनेंट हो सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब लिखा हुआ तो नहीं होता कि ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा बैकग्राउंड है, बट बाय एंड लार्ज composed passages are composed of these 4 things. First is the point, the most important thing. The point is something जिसकी वजह से आप लिखना चाह रहे हो। So somebody wants to tell why Arijit Singh is a great composer or singer, वो पैसेज लिख रहा है। Somebody is trying to say tell that happiness जो है वो हमेशा हर पल मौजूद होती है, you should feel it, वो पैसेज लिख रहा है। पॉइंट, आप बताना क्या चाह रहे हो। उस पॉइंट को बताने के लिए you give some background information, you give some background information। जो लोगों ने बोला कि मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोडक्शन स्कूल लेवल टर्म है, यहां पर हम बैकग्राउंड बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर ये बताना है कि सचिन तेंदुलकर सबसे महान बल्लेबाज क्यों है,
तो मेरे को कुछ बैकग्राउंड भी बताना पड़ेगा ना, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि महान क्यों है। कुछ तो बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि उसने 200 टेस्ट मैच खेले हैं, इतना एवरेज है, तो किसी नए आदमी को समझ नहीं आएगा। उसको लगेगा 200 टेस्ट मैच कम है कि ज्यादा है मुझे नहीं पता, 50 का एवरेज इन टेस्ट मैच कम है कि ज्यादा है मुझे नहीं पता। तो यू हैव टू गिव द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि नॉर्मली इतने लोग खेलते हैं, जनरल पब्लिक का एवरेज इतना रहता है, हैप्पीनेस हर जगह पर दिख रही है। क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो सकता है भाई? ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताना, कि लोग डिप्रेस हो रहे हैं, वो खुशी ढूंढने निकल रहे हैं बाहर, पैसा कमाएंगे तो खुशी मिल जाएगी, ये करेंगे तो खुशी मिल जाएगी, बट एक्चुअली इट नेवर हैपेंस। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिया जाता है तभी पॉइंट का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। तो दिस विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज टू टेल यू इन अ वे कि व्हाई द थिंग आई एम टॉकिंग इज इंपॉर्टेंट। देन देयर आर सपोर्टिंग एविडेंसेस। जो मेरा पॉइंट होता है उसको प्रूव करने के लिए मैं सपोर्टिंग एविडेंस यूज करता हूं। सपोर्टिंग एविडेंस क्या होते हैं? सपोर्टिंग एविडेंस जैसे कि अब मेरे को यही बताना है कि क्यों सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन है, तो उसके सपोर्ट में मैं 5 अलग अलग बातें बोल दूंगा। उसने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले, उसने इतना एवरेज से रन बनाया है, उसको इतने मैन ऑफ द मैच मिले, कुछ भी। सो मेरे एविडेंसेस सपोर्ट में, जो मेन पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं सपोर्ट में स्टेटमेंट देता हूं, वो होते हैं एविडेंसेस। ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंसेस। और चौथी चीज, ये जरूरी नहीं है हर पैराग्राफ में हो, बट इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का मतलब होता है मैं जो बात बोल रहा हूं उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हो सकता है क्या। ये जरूरी नहीं है ये हर पैसेज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप लोग वापस से जो टॉपिक अपने सोचे थे उसमें जाओ। वट एवर टॉपिक यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कि मैं इस पे लिखूंगा, आप उसमें जाओ और मुझे बताओ कि उसमें ये सारी चीजें थी या नहीं थी। आप बोल रहे हो अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट है, तो डेफिनेटली आप बस ऐसा थोड़ी बोलोगे बस मेरा फेवरेट है। मैं पूछूंगा क्यों, नहीं सर बस है। फिर मैं पूछूंगा अरे कोई तो रीजन, नहीं सर बस है। आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे, आप मेरे को लॉजिक से बताओगे कि सर मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ऐसा करता है वैसा करता है। तो दीज आर ऑल सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स इन टू योर मेन पॉइंट। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो होगी ही होगी, उसके बिना रेलेवेंस ही नहीं होगा। ये रिमेंबर द दिवाली ऐसे, माय फेवरेट फेस्टिवल दिवाली, वो भी हम डायरेक्ट चालू नहीं करते थे, माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। कैसे चालू करते थे याद करो तो जरा, मुझे बताओ। कैसे स्टार्ट करते थे दिवाली का? ऐसे, Diwali is the festival of light. माय फेवरेट फेस्टिवल दिवाली। वेरी गुड। और याद करो, मैं दिलाऊं? इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, वी सेलिब्रेट सेवरल फेस्टिवल्स लाइक दिस एंड दिस, हाउएवर दिवाली इज माय फेवरेट फेस्टिवल। अब वो दिवाली इज माय फेवरेट फेस्टिवल पे आने के लिए मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सेट कर दी कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि ये बट मेरा फेवरेट ये, दैट इज बैकग्राउंड। ओ यू पिक एनी टॉपिक, यू विल राइट सम बैकग्राउंड। वो हो सकता है मेन पॉइंट के बाद में आए या पहले आए, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कहां पर आएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग राइटिंग स्टाइल होता है, बट बेसिक तो यही है। अब आप लोग अपने टॉपिक्स को इवैल्यूएट करिए 2 मिनट और मुझे बताइए कि उसमें ये सब थे या नहीं थे। आई विल नॉट आस्क यू कि क्या पॉइंट सोचा था, बस आप मुझे बताओ कि आपने ब्रॉडली तो इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिया होगा। Yeah, guys, response in the chat box. मेरी आवाज नहीं आई क्या? आपने जो भी टॉपिक सोचा था, इंप्लीकेशन हो सकता है नहीं हो, डेफिनेटली माय फेवरेट प्लेयर में इंप्लीकेशन नहीं होगा। इंप्लीकेशन कैसी चीजों में होता है पता है? जैसे श्रिया ने टॉपिक बोला था ना हैप्पीनेस वाला, तो उसका इंप्लीकेशन आ सकता है। कैसे कि अगर खुश नहीं रहोगे तो ऐसा भी तुम्हारे साथ हो सकता है, दैट इज इंप्लीकेशन। इंप्लाई कर रहा है टॉपिक, अगर फॉलो हो रहा है तो इंप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, तो बेटा मेरी बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ रही है कि नहीं? टेल मी।
We are going slow, but you need to tell me whether you are able to appreciate whatever I am telling you. I want response from everyone. Okay, तो मोस्टली कर दिया है लोगों ने. तो बॉस, जब बात ये है कि व्हेन अ 12th पास स्टूडेंट, जब मैं उसे बोल रहा हूं कि एक 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 कुछ टॉपिक लिखना है तो लिखो, तो वो इसी स्ट्रक्चर पे सोच रहा है, यही 3 चीजें सोच रहा है. जब मैं महान ऑथर्स को उठाता हूं तो भी वो इसी स्ट्रक्चर पर सोचते हैं. मतलब बात यह है, दुनिया का कोई भी पैसेज आ जाए, पैसेज कोई सा भी आए, उनमें यही चीजें मौजूद रहेंगी. और फॉर यू एज एस्पिरेंट ऑफ द एग्जाम, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी मेंटली इनको सेग्रीगेट करना आना चाहिए. दैट इज द स्किल दैट वी नीड टू बिल्ड. पॉइंट क्या है, कौन सी चीज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है और कौन सी चीज सपोर्ट में उसके बोली गई है. मेरे को अगर ये सब समझ में आ गया तो मेरा आधा से ज्यादा काम आसान हो गया. ठीक है, समझ में आया. चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में अपन देखते हैं. ठीक है, द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैसेज. पॉइंट जो होता है वो पैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वही तो है जो आप बताना चाह रहे हो. पॉइंट इज द क्रक्स ऑफ द सिंपल स्टोरी. क्रक्स का मतलब होता है जो सबसे मेन एक इंपॉर्टेंट थीम होती है. सिंपल स्टोरी का एक थीम है. आप ऐसा सोचो, आपने कोई चीज पढ़ी और अगर आपके किसी दोस्त को बताना हो वही चीज, आपने जो पढ़ा है आप अपने दोस्त को बताना चाहते हो. आपको पता है आपका दोस्त आपके जैसा ही है. कैसा? बड़े जल्दी बोर हो जाता है. कोई ज्यादा ज्ञान देगा तो पसंद नहीं आएगा, बट आपको काम की बात पसंद आती है. तो टीनेजर्स, टिपिकल क्वालिटी, आपका दोस्त भी आपके जैसे है. आपने एक बड़ा सा आर्टिकल पढ़ा और वो उससे पूछा, आपसे पूछा क्या पढ़ा, बताना. तो आप जो 3-4 काम की बातें बताओगे वही सिंपल स्टोरी का क्रक्स. दैट इज द पॉइंट. कीप इट वेरी लॉजिकल गाइस. नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इन टुडे वी विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द पॉइंट. ठीक है, पॉइंट क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं बोल तो रहा हूं आपको. इस साल की क्लैट की एग्जाम में टोटल 9 क्वेश्चंस थे जो व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर या व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर पे थे. ये लर्निंग आप हमेशा याद रखना. पॉइंट निकालने का ये तरीका होता है. क्या तरीका होता है? सबसे पहले ये देखो पैसेज का कंटेंट क्या है. कंटेंट मतलब सब्जेक्ट. पैसेज का सब्जेक्ट क्या है, किस चीज के बारे में है. दूसरा, ऑथर ने उस चीज के बारे में क्या जजमेंट दिया है. दैट इज योर मेन पॉइंट. So let us go back to again to your topics that you picked up. तो श्रेया निहाल ने सबसे पहले मेरे को बोला मैं हैप्पीनेस पे लिखूंगी. तो मैंने श्रेया से क्या पूछा, श्रेया हैप्पीनेस में क्या? हैप्पीनेस एक ब्रॉड टर्म है, वो तुमने सिर्फ मुझे कंटेंट बताया था, इंटरेस्ट नहीं आया. फिर मैंने पूछा तुम हैप्पीनेस में क्या लिखोगी, तो तुमने बताया ये. तो दैट वाज योर मेन आइडिया. तो मेन आइडिया के 2 पार्ट थे. तुमने मुझे जो सिर्फ पहले बताया था वो कंटेंट बताया था, बट हमेशा तुम उसके बारे में क्या लिखना चाहते हो, दैट कंप्लीट्स द मेन पॉइंट. सो समबडी सेज कि मैं अरिजीत सिंह के बारे में लिखना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा क्या अच्छा लिखना चाहता है, बुरा लिखना चाहता है, क्योंकि ये भी हो सकता है तू नफरत करता हो उससे. तो जब तक कि तुम मुझे ये नहीं बताओगे मेन पॉइंट क्लियर नहीं होगा. तो मेन पॉइंट हैज 2 पार्ट्स. What is the content and what is the author's opinion about that content? If you follow this, you will get 9 on 9 questions right, 10 on 10 questions right. CLAT के पूरे questions सही होते, कोई डाउट ही नहीं है. Always applicable. No, you will not find it in books, but I am telling you, आप इसको नोट डाउन करके रख लो. आपका एक्यूरेसी लेवल 100% होगा. ऑफ कोर्स एलिमिनेशन भी हम सीखेंगे आगे. ऑथर का पैसेज का कंटेंट क्या है और उसके बारे में ऑथर की ओपिनियन क्या है. दैट इज माय मेन पॉइंट. सो फॉर एग्जांपल, इफ योर फ्रेंड आफ्टर द क्लास आस्क यू, जो क्लास नहीं अटेंड किया है, मिला सिविक सेंटर में ही कहीं, यार आज की क्लास में क्या हुआ तेरी, तो व्हाट ही इज आस्किंग इज द मेन आइडिया ऑफ द क्लास. सो व्हाई डोंट यू गाइस टेल मी व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ टुडेस क्लास. टेल मी, मेन आइडिया क्या है आज की क्लास का तुम्हारे हिसाब से, अभी तक के जो हमने किया है.
ओके, सेलेना इज सेइंग सिंपल है, ठीक है, ओके। और बाकी लोग भी बताएं। नहीं समझ में आया क्या मेरी क्लास अभी तक के? तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ठीक है अनमोल, अपूर्वा, ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली सबसे पहला जवाब मुझे मिला अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, फिर मुझे जवाब मिला आइडिया ऑफ द पैसेज, how we will understand the passage, how to solve accurately by understanding components of the passage। सब सही, यही चीज तो हम कर रहे हैं। अब मैं ये सिखाने के लिए कि बॉस कंपोनेंट्स ऑफ पैसेज क्या क्या है, कैसे निकाला जाता है, मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैं एविडेंसेस देखो, मेरे मेरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखो जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि बॉस क्लैट में ना 9 क्वेश्चन आए थे मेन आइडिया के, तो ये तेरे को सॉल्व करना नहीं आएगा तो गड़बड़ है। तो मैंने जब ये बता दिया 9 क्वेश्चन आए थे, विच इज ऑलमोस्ट 6% ऑफ द एंटायर पेपर, तो लगने लगा अरे हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन। नाउ टू एक्सप्लेन यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं एविडेंसेस यूज कर रहा हूं, मैं सबूत यूज कर रहा हूं। कैसे? मैं आपको बोल रहा हूं खुद ही टॉपिक सोचो और बताओ कैसे लिखोगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं कि देखो आप भी ऐसा ही सोच रहे हो। फिर मैं आपको थ्योरेटिकल लॉजिक दे रहा हूं कि उससे समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लो, कंटेंट प्लस जजमेंट हम करेंगे तो मेन आइडिया निकल जाएगा। मैं अपनी क्लास का ही एग्जांपल देने लगा हूं अभी तो दीज आर ऑल सपोर्ट विच आई एम गिविंग टू द पॉइंट, एंड मैंने उसके इम्प्लीकेशंस भी हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे की क्लासेस में बहुत गड़बड़ होगी। दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट, right? So always, you know, not only in passages, not only in movie, whenever you talk with anyone, आप किसी से नॉर्मली लाइफ में बातचीत करते हैं तो भी आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। बात करने का कोई पर्पस होता है, भले ही अपने दोस्त का मजाक उड़ाना होता है, बट पर्पस होता है। उसका मजाक उड़ाने के लिए आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलते हो, सपोर्ट में उसके कुछ बोलते हो, जो whatever you pick up any example, same thing follows, okay? राइट। अब आ जाता हूं मैं अगली चीज में जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। वो चीज ये है कि जनरली ना जो मेन पॉइंट होता है वो इन्हीं 4 में से कोई सी एक कैटेगरी का होता है। देखते हैं क्या 4। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 4 कैटेगरी ऑफ मेन आइडिया क्या है ना, ये होते हैं 4। आप जो भी चीज लिखते हो या कोई ऑथर जो भी चीज लिखता है वो जनरली इन 4 कैटेगरी के आर्टिकल्स ही होते हैं। पहला, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यानी ऑथर क्या करता है पता है, यहां पर प्रॉब्लम बताता है और उसका फिर सॉल्यूशन देने जाता है। इट रिजॉल्व्स एन इशू, द ऑथर रिजॉल्व्स एन इशू और अ प्रॉब्लम। रिजॉल्व्स एन इशू और अ प्रॉब्लम बोलने का मतलब यह है जैसे कि किसी ने बोला कि हैप्पीनेस वाला जो टॉपिक था, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस, उसको भी 100 अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं ना। हैप्पीनेस वाला ही टॉपिक उठा करके मैं आपको बताता हूं कि कब वो रिजोल्यूशन की कैटेगरी में हो जाएगा मेन आइडिया, कब आंसरिंग द क्वेश्चन की कैटेगरी में हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है? एक टॉपिक मैंने उठाया है सब्जेक्ट, अब कैसे उससे मैं 4 अलग अलग पॉइंट बताता हूं। रिजोल्यूशन, ठीक है? रिजोल्यूशन मतलब मैंने प्रॉब्लम बताई कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता, और मैंने पैसेज लिखा है कि हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज, हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश कैसे रहें, उस पे मैंने पैसेज लिखा है। तो बहुत से लोग खुश नहीं रह सकते, मैं कैसे खुश रहें वो बता रहा हूं, मैं एक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम बता रहा हूं, ये एक हो सकता है। दूसरा, क्या रियल हैप्पीनेस पॉसिबल है? मैंने खुद ही एक क्वेश्चन पूछा कि क्या रियल हैप्पीनेस पॉसिबल है, और मैं उसका आंसर देने के लिए पैसेज लिख सकता हूं, हाँ या नहीं, वॉट एवर आई थिंक, हाँ पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। जनरली ये सेकंड कैटेगरी होगी। तीसरा, कोई नई आइडिया। नए आइडिया का मतलब कोई नई रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि हैप्पीनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईटिंग हेल्दी फूड, उसके बारे में पैसेज है। तो डिस्क्राइबिंग अ न्यू आइडिया, थ्योरी और रिसर्च रिजल्ट, ये कर सकता हूं। चौथा, रीजन, यानी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है उसको एक्सप्लेन करती हुई कोई चीज।
आप जितने भी टॉपिक सोचे थे सब इनमें से ही किसी कैटेगरी के थे। ठीक, तो कोई भी ऑथर या आप क्लैट का पैसेज उठा लोगे, वो इन चार में से कोई सी कैटेगरी का ही होगा। या तो एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया होगा और उसका सॉल्यूशन दिया होगा, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल भी यही काम करते हैं। या तो एक क्वेश्चन पूछा होगा और खुद ही उसका आंसर करेगा। इस बार तुम लोगों ने अगर क्लैट दिया था तो याद होगा एक पैसेज था जिसमें पूछा था, जिसमें शुरू में ही वो खुद बोल रहा है कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है या एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है कंपनीज के सक्सेस के लिए। वो खुद ही क्वेश्चन किया और बाद में जाके खुद आंसर करता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे पैसेजेस होते हैं। न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा है, कोई नई चीज मैंने देखी है। वो साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकती, वो नहीं है तो मैं एक नई जगह ना ट्रैवल करने गया था, नई जगह ट्रैवल करने गया था, मैं बहुत सी नई चीजें देखा, मेरे को उसके बारे में लिखना है। मैंने कोई नई चीज को बताने के लिए लिखी जो मेरे लिए नहीं है। मैं डे टू डे लाइफ में ऐसे क्यों होता है उसके ऊपर पैसेज लिखा, रीजन एक्सप्लेन्स दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डे टू डे लाइफ में चीजें ऐसी क्यों है। जैसे कि किसी ने टॉपिक उठाया था कंडीशन ऑफ मुस्लिम विमेन इन अफगानिस्तान, तो वो उसमें क्या बताएगा वो। अगर तुम मुझे ये टॉपिक दे रहे हो तो मैं समझूंगा अगली कुछ लाइनें में ये मतलब पैसेज में ये होगा कि क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है और क्यों। तो ये चौथी कैटेगरी है जो डे टू डे लाइफ के ऑब्जर्वेशन, चीजें ऐसी क्यों होती है उसको लिखने के लिए, बताने के लिए लिखा गया है। समझ में आया? आप 90% ऑफ द पैसेजेस इन्हीं चार कैटेगरी में होंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है जब भी आप मेन पॉइंट निकाल रहे हो तो मेन पॉइंट निकालते समय ये सोचना यार इन चार में से एक कैटेगरी तो होनी चाहिए उसकी ज्यादातर टाइम, 90% ऑफ द टाइम्स। कोई नई चीज बता रहा हो, कोई डे टू डे लाइफ ऑकरेंस का एक्सप्लेनेशन दे रहा हो कि ऐसा क्यों होता है, एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हो, या फिर कोई प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया और उसके बारे में डिस्कशन किया, यही होता है। ठीक है, बढ़े आगे। इतना समझ में आया? ओके, अब आगे के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से वैसे ही बता दिया है, बस अब एक ग्लांस मार लेते हैं। द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, द बैकग्राउंड इज इंफॉर्मेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया था भाई सचिन तेंदुलकर क्यों महान है, उसको समझाने के लिए कुछ तो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन दूंगा ना, वो होता है। ये जनरली कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स दिए जाते हैं इसमें, कुछ फैक्चुअल चीजें। जैसे मैंने बताया क्लैट में ना 9 क्वेश्चन आए थे मेन आइडिया के, फैक्ट दिया ना मैंने आपको, इंफॉर्मेशन दी, उसी के जरिए हम जो मेन पॉइंट है उसको उसको उसका इंपॉर्टेंस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट क्या होता है, जो भी मैं एविडेंस दे रहा हूं, कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी महान आदमी ने ये बोला था वो बोल रहा हूं, दीज आर ऑल दी सपोर्टिंग एविडेंसेस। ठीक है, इंप्लीकेशन जो होता है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेन पॉइंट होता है। ठीक है, फोर शेडोइंग एक राइटिंग टेक्निक है, आपको इस पे ज्यादा नहीं जाना है, इट सेट्स अप द पॉइंट। मेन मुद्दा जो है फोर शेडोइंग और बैकग्राउंड काफी कुछ रिलेटेड है। जनरली ऑथर क्या करता है पता है, अब इसको बोलते हैं एंटीसिपेशन। मैं अपनी आने वाली क्लासेस में आपको एंटीसिपेशन सिखाऊंगा। आपको आता है, मैं सिखाऊंगा क्या, आपको आता है? आप मूवी देखते हो फट से बता देते हो अब गाना आने वाला है, अब गाना आने वाला है, आप सब बता देते हो। एंटीसिपेट करना सबको आता है, मैं बस आपको दिखाऊंगा कि जो मूवी में करते हो वो पैसेज में भी होगा। एंटीसिपेट यहां भी होता है। कैसे एंटीसिपेट कर सकते हो पता है? जनरली ऑथर एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है तो समझ जाना आगे जाके इसका सॉल्यूशन देगा। अगर खुद से एक क्वेश्चन पूछा है तो समझ जाना आगे आंसर देगा। अगर पुराने आइडिया को बताया है तो आगे जाके वो नए आइडिया क्या है वो बताएगा। सिंपल सी चीज है यार, मैं कौन सा बहुत रॉकेट साइंस बात कर रहा हूं। What I am asking you is to observe things in a logical manner. That's it. ठीक है, ओके। चलो, तो अब अपन क्या करेंगे पता है, अब अपन एक पैसेज पढ़ेंगे और इस पैसेज का मेन आइडिया निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है एक पैसेज और इस पैसेज का आप लोग मेन आइडिया निकाल के मुझे बताओगे। पढ़ो, 2 मिनट का टाइम लो। मेन आइडिया क्या है? पैसेज का कंटेंट प्लस जजमेंट दोनों चीजें आनी चाहिए। तो टेक 2 मिनट्स टाइम and then we will start the discussion.
यस, डन गाइस। पढ़ना हो गया? बेटा सिर्फ 4 लोगों का यस आया है, बाकी लोग नो आया, नो है तो नो बोल दो, तो आई विल गिव यू मोर टाइम। डन, ओके। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है ये पैसेज, और हमने वो अभी तक के पढ़े हैं वो सही है क्या, जो मैंने जो जो चीजें बताई है। द वर्ल्ड हैज वेरी फ्यू डिवाइसेस लेफ्ट टू फाइट कोविड-19 बट टेक्नोलॉजी रिमेन्स वन ऑफ देम। अब देखो फर्स्ट लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट लाइन मेरे को समझ में आ गई, मतलब पैसेज तो पक्का समझ में आएगा। पहली लाइन मुझे बोल रही है कि वर्ल्ड के पास बहुत कम डिवाइसेस है कोविड-19 को से फाइट करने के लिए, और टेक्नोलॉजी उनमें से एक है। इतना पढ़ने के बाद ही क्या आपको मन में समझ में नहीं आ गया था कि पैसेज में पक्का टेक्नोलॉजी के फायदे बताएगा? बोलिए। अभी अभी अपन डिस्कशन में नहीं जाएंगे, अभी अब मैं मूवी का एंटीसिपेशन जो है उसको सिखा रहा हूं थोड़ा। क्या आपको ये नहीं समझ में आ गया था कि पक्का टेक्नोलॉजी की अच्छी बातें बताएगा? दुनिया के पास कोविड-19 के लिए बहुत कम चीजें बची है, टेक्नोलॉजी उनमें से एक है। फर्स्ट लाइन, यस और नो, फटाफट क्विक आंसर्स गाइस। परफेक्ट। तो जब मुझे समझ में आ गया कि क्या आगे है, तो ये चीज तो समझ में आएगी, पैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज होगी। आगे अपन बढ़ते जाते हैं ना। उसी को देखो, सेकेंड लाइन आप अगर पढ़ो, क्या बोल रहे हैं सेकेंड लाइन? वेदर इट इज एम्प्लॉइंग द स्टेट ऑफ आर्ट, whether it is employing the state of art technology in the discovery of cures or vaccines, or traditional technological services to enhance healthcare and consultation, or even tools that keep at home and productive, it is clear that technology will serve humanity at one of its darkest moment. ये यार, ये और मेरे को ना, जो मैं लाइन पहली लाइन में जो चीज बोल रहा हूं उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भले ही घर में बैठे हो, भले टेक्नोलॉजी, भले मतलब हेल्थ के लिए चाहिए, कंसल्टिंग के लिए चाहिए, कुछ भी चीज के लिए चाहिए, टेक्नोलॉजी हमेशा ह्यूमन बींग्स के काम आई है। फिर से अच्छी बात, यानी पहली लाइन को ही रिआइटरेट कर रहा है। तो हम इसको डेफिनेटली यहां से लेके यहां तक, जो वेदर वाला पार्ट है, यहां से लेके यहां तक के आपको स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती मैं बता रहा हूं। हम में से 50% लोग, जब ये बड़ा सेंटेंस आता है ना, वेदर इट इज एम्प्लॉइंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इन द डिस्कवरी ऑफ क्योर्स और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, हम यही हड़बड़ा जाते हैं। हम यही हड़बड़ा जाते हैं, हमें लगता है अरे यार क्या क्या बोल दिया है ये। तुमको एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं। क्यों याद करने की जरूरत नहीं? क्योंकि जब तक के मुझे ये समझ में आ जा रहा है कि इस सेकेंड लाइन का रिलेशन फर्स्ट लाइन से क्या है, मेरा काम होता चला जा रहा है। अगर मेरे से पूछेगा ना कि कौन कौन सी चीज में टेक्नोलॉजी हेल्प किया है बताओ, तो आके पढ़ लूंगा ये 2 लाइन को। इन 2 लाइन को मैं आके पढ़ लूंगा ना। क्यों हम हड़बड़ा के छोड़ देते हैं पढ़ना कि बाप रे ये क्या क्या बोल रहा है? आपको इतना समझ में आ गया ना, फर्स्ट लाइन में बोला टेक्नोलॉजी अच्छी है, और सेकंड लाइन में उसके एग्जाम्पल बता रहा है, बस काफी, उतना ही समझना है। आज के बाद से हम पढ़ने की टास्क को सिंपल रखेंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स। मुझे सिर्फ हर सेंटेंस का रोल समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं। द पेंडेमिक हैज कंट्रीब्यूटेड इन नो स्मॉल मेजर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द myriad ways in which available technologies have not been put to better use and presented people with multiple opportunity to harness these devices। फिर बोल रहा है पेंडेमिक के समय डिवाइसेस, जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये हमें बता दिया है। अब आगे जाकर के बोल रहा है प्राइमरी टेक्नोलॉजी जो हो गई है वो हो गई टेलीमेडिसिन। यहां से लेके पूरा पैराग्राफ जो है उसमें क्या किया है, वो टेलीमेडिसिन के फायदे गिनाया है। यस और नो? उतना तो आपको समझ में आ गया ना, टेलीमेडिसिन से क्या क्या हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बातें बोला, सबूत दिया है कि टेलीमेडिसिन उसके हिसाब से अच्छी है। Yes, tell me. You have read the passage. It is about telemedicine henceforth. और आखिरी में जाके एक बात और बोल दिया, टेलीमेडिसिन को के इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर दिया।
जल्दी से मुझे बताओ। बोल रहे टेलीमेडिसिन यूज करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बस ये इंप्लीकेशन यहां पर दे दिया। गाइस, यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई एम फीलिंग कि मेरी बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। तो क्या मैं एक एक वर्ड समझाऊं पैसेज का? Next 10 seconds, I want yes or no from everyone. पैसेज टेलीमेडिसिन के बारे में है और उसकी अच्छाइयां लिखी गई हैं। क्या ये आपको समझ में आया था या नहीं आया था? आया था? तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? प्लीज आंसर। आपको इंग्लिश की क्लासेस इससे इंटरेक्टिव कहीं नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। अभी अभी देखो, हमें इतनी चीज समझ में आ गई, हमें हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई थी। हम ये लंबा सेंटेंस देख के डर गए थे, सेकंड सेंटेंस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। हम ये सेकंड वाला सेंटेंस देख करके हम डर गए थे। हमें कुछ वर्ड्स की मीनिंग नहीं आई, ये नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, मिरियाड मतलब होता है बहुत सारे, नंबर, लार्ज इन नंबर। ये इसकी मीनिंग हो सकता है नहीं पता है, हो सकता है पता है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि वर्ड्स अगर डिफिकल्ट आए भी थे तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया था ना, तो फिर क्या रुकना, बस आप पढ़ने में अच्छे हो, दैट इज इट, दैट इज इट। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। जिसने भी ये बात बोली है वो खुद कभी पेपर नहीं दिया है, सिंपल सी बात। Which of the following best summarizes the main idea? दो चीजों का ध्यान रखना आंसर मार्क करते समय। क्या है मेरा मेन आइडिया? कंटेंट ऑफ द पैसेज प्लस ऑथर की उसके बारे में जजमेंट क्या है। दोनों चीजें ध्यान रखना, एक अकेले पे आंसर मत करना। गुड सहर्ष एंड ईशान, वेरी गुड। गुड सेलेना। 3 आंसर्स आए हैं, तीनों के सही आए हैं, बहुत ही बढ़िया। अभिषेक पांडे बिल्कुल सही। ऋषिका बिल्कुल सही। ओम पराशर बिल्कुल सही। तो 6 लोगों के आंसर आ गए। दैट इज गुड इनफ फॉर मी बिकॉज मेनी पीपल विल नॉट एट ऑल आंसर। मैं 2 घंटे भी दे दूं, ठीक है। अभी भी कोई देना चाहता है तो दे दो, मैं आंसर बताने वाला हूं। ऑलराइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया। क्या कंटेंट है पैसेज का? कंटेंट जितना स्पेसिफिक होके बताओगे उतना अच्छा। कंटेंट है टेलीमेडिसिन। टेक्नोलॉजी अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में स्टार्ट किया था कि टेक्नोलॉजी में हमेशा हमें हेल्प की है, टेलीमेडिसिन उनमें से एक है। और टेलीमेडिसिन कैसे काम आ सकती है वो बता रहा है, और बोल रहा है कि हम इसके फायदे उठा नहीं रहे हैं, ठीक है। बेटा स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं सबको? आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, सो आर यू एबल टू सी इट? ओके अनमोल, बाकी सबको दिख रही है? तुम एक बार लॉग आउट करके कर लो कोशिश, ठीक है। ओके, तो टेलीमेडिसिन कंटेंट, टेलीमेडिसिन कंटेंट है। इसने टेलीमेडिसिन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली है, उनके फायदे बताए, और बताया है कि इसको हम कैसे इससे फायदे उठा सकते हैं। और आखिरी में एक बात और भी बोला है कि कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए, इसके कुछ फ्लॉ भी हैं, यहाँ पे बोला है ना। वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द पॉसिबल इनएडिक्वेसीज ऑफ द मीडियम। हमें ध्यान रखना है इनएडिक्वेसीज का। तो सारी चीजें कंटेन हो जा रही है ऑप्शन नंबर 2 में। कंटेंट है टेलीमेडिसिन, ऑथर का व्यू उसके बारे में कि हम उसके पूरे पोटेंशियल का फायदा नहीं उठाए हैं, और
कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सी क्यों नहीं है? सी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। टेक्नोलॉजी को हम अब तक के संपूर्ण तरीके से यूज नहीं किया, बहुत ब्रॉड, कभी नहीं होगा आंसर। आप सिर्फ एक टेलीमेडिसिन के बेसिस में ये नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी को अब तक के हमने यूज नहीं किया है, हैज नॉट बीन यूटिलाइज, तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि पैसेज के शुरू में ही बोल रहा है कि हमने इसको हमेशा यूज किया है, डार्केस्ट स्टार में टेक्नोलॉजी ही हमारे काम आई है। डी कभी नहीं हो सकता। पीपल शुड नॉट बी स्केप्टिकल, ये मतलब होता है स्केप्टिकल का डाउटफुल। ये बोल रहा है कि लोगों को डाउटफुल नहीं होना चाहिए टेलीमेडिसिन को लेकर के। ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि पैसेज में इसने बात ही नहीं की। वैसे ए और बी में बी बेटर चॉइस है, क्योंकि बी कंप्लीट कर रहा है, ए हाफ बता रहा है, बी कंप्लीट कर रहा है कि कुछ ड्रॉबैक्स भी है। समझ में आया? जितने लोगों ने आंसर दिया था ऑलमोस्ट सबका सही था। आपको ये मैं बता दूं, ये क्लैट 2020 लास्ट ईयर का पैसेज है और उसका क्वेश्चन है, आपसे ये बन गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। Okay, guys, do let me know once you are done.
ओके, देखते हैं ये पैसेज किस चीज के बारे में, आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू में मैं आराम से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं जहां से समझ में आने लगेगा मैं आप छोड़ दूंगा कि अब तो आप समझ गए हो। ठीक, द अनकवरिंग ऑफ प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप स्टाइलिंग इटसेल्फ बॉयज लॉकर रूम। स्टाइलिंग इटसेल्फ मतलब अपने आप का नाम रख लिया है मैंने, अपनी स्टाइल मार रहा हूं। तो एक प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप जिसने अपना नाम बॉयज लॉकर रूम रखा था, featuring students from some prominent South Delhi schools discussing their female classmates in disturbingly violent ways, including plans of sexual assault, is a wake-up call for parents and authorities. बोल रहा है कि एक साउथ दिल्ली के स्कूल में इंस्टाग्राम ग्रुप बना था कुछ बच्चों का, और वो अपने क्लासमेट, फीमेल क्लासमेट्स के बारे में वायलेंट वेज में डिस्कशन कर रहे थे, इंक्लूडिंग प्लान ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ये स्कूल, ये पेरेंट्स और अथॉरिटीज के लिए एक वेकअप कॉल है। तो कंटेंट में पेरेंट्स एंड अथॉरिटीज भी है, अभी भूल मत जाना। सिर्फ ये बच्चे नहीं है जिन्होंने ग्रुप का पार्ट था। इनफैक्ट वो बोल रहा है कि जब ये चीज सामने आई है, पेरेंट्स एंड अथॉरिटीज के लिए वेकअप कॉल है। फिर आगे बोल रहा है, द ग्रुप फॉर्म्ड लास्ट मंथ और सो किक्ड अप अ सोशल स्टॉर्म व्हेन स्क्रीनशॉट सरफेस्ड। Police have questioned a 15-year-old boy to identify other members. फिर ये बता रहा है ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। मतलब ये ग्रुप लास्ट मंथ बना था और इसलिए सोशल मीडिया में आया, तब से प्रॉब्लम हुई और पुलिस एक 15 साल के बच्चे से पूछताछ कर रही। जब हम यहां तक के पढ़े थे तो हमें लगा ये पूरा पैसेज जो है इस ग्रुप के बारे में ही होगा, बॉयज लॉकर रूम के बारे में होगा, बट नहीं। जैसे ही मैं अगली लाइन पढ़ा, सिमिलर इंसिडेंट्स involving minor discussing rape, gang rape of classmates have been reported on other digital platforms. ये बोल रहा है और भी इस तरीके के और भी डिस्कशन दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखे गए हैं। अभी आपको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था। अच्छा, यानी ये पैसेज इस तरीके के एग्जाम्पल्स के बारे में है जिसमें माइनर्स जो हैं वो इस तरीके की बातें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल में वही कॉमन है ना। जब दो एग्जाम्पल आ गए एक ही चीज के बारे में, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड बी द मेन पॉइंट। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। The exchanges in the now deleted group require precise response from police, parents and school authorities around whom the fates of juveniles involved may revolve. बोल रहा है कि यार ये सब जो चीजें ना, इस पे पुलिस, पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, वो बोल रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज वेयर अ टीनेजर स्पाउटिंग ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ हिज फीमेल काउंटरपार्ट इज कमिंग फ्रॉम। हो सकता है ये लाइन बहुत लोगों को समझ में नहीं आई हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, पैसेज तो समझ में आ ही रहा है ना हमें। पैसेज में बात कर रहा है कि टीनेजर्स जो है वो कुछ लड़के इस तरीके की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को, स्कूल को, पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे बता रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बोल रहे सोचने वाली बात यह है कि ये टीनेजर्स अपने फीमेल काउंटरपार्ट्स को इस तरीके से क्यों डिस्कस कर रहे हैं। People of all ages, not just children, are retreating deeper into recesses of their online avatars during the lockdown. बोल रहे लॉकडाउन जब से लगा है लोग अपने ऑनलाइन अवतार्स में आ गए, बाहर जा नहीं रहे। उनकी पढ़ाई लिखाई में हैवी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो गया है बच्चों की, सबके पास स्मार्टफोन आ गया है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो दे दी, लेकिन अब पेरेंट्स ने मैच नहीं किया इसको सीरियस कन्वर्सेशन के थ्रू, जो कन्वर्सेशन में वो ये बताते कि कैसे इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबल यूसेज करना है। तो कुल मिलाकर के वो ब्लेम मार दे रहा है अभी जो उनको स्मार्टफोन दिए हैं उन पर अभी तक के, कि टीनेजर्स की तो जो गलती है, पहले तो हमें ये समझना है आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो पेरेंट्स ने उन्हें फोन खरीद के दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दी, बट ये नहीं बताया कि कैसे रिस्पॉन्सिबल वे में इसको यूज करना है। आगे जाकर के फिर वही बता रहा है कि यंग माइंड बहुत इंप्रेशनेबल होता है, जहां भी देखो वहां पर सिर्फ मैस्कुलिनिटी की बात होती है, तो उनके दिमाग में वो इंप्रेशन पड़ गया। उसके बाद फिर आखिरी में जाके ये भी बोल रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम ऐसे कंटेंट पब्लिश करते ही नहीं है, उनको लीड लेनी पड़ेगी और प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट ना कर सके। पूरा पैसेज चालू हुआ एक एग्जाम्पल से। देखो इसमें मेन पॉइंट शुरू में नहीं था, पिछले वाले में मेन पॉइंट की हिंट हमें शुरू में ही लग गई थी कि टेक्नोलॉजी के फायदे की बात करेगा, फिर उसमें से एक उठा लिया था टेलीमेडिसिन जिसके बारे में बात किया। इस वाले में मेन आइडिया बाद में जाके पता चला, पहले हमें एग्जाम्पल दिया, फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया,
जब दूसरा एग्जाम्पल दिया तो हम सोच लिए कि अच्छा कंटेंट तो इस बारे में है, फिर उसकी ओपिनियन क्या है वो उसने आगे बताई कि जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में नहीं है, बाकियों को भी लीड लेनी पड़ेगी, बाकियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. सो व्हाई आई एम पिक्ड अप दिस, बिकॉज अगेन लुक एट द टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल. वहां पर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था कि कैसे टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम को हेल्प सॉल्व कर सकती है. यहां पर ये बता रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है. इट इज एक्सप्लेनिंग आवर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डे टू डे लाइफ कि आखिर बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं. लुक एट द क्वेश्चन. ध्यान रखेंगे कंटेंट क्या है और ऑथर का उसके बारे में ओपिनियन क्या है. दिस इज अगेन क्लैट का पैसेज. नहीं, चलो देखो बेटा ईशान, क्यों गलत है तुम्हारा, बहुत लोग का गलत है, चिंता नहीं. तो सबसे पहले जो बी है उसको देखते हैं कि वो आंसर नहीं है. क्यों? कंटेंट क्या है पैसेज का, बताओ तो. पैसेज का कंटेंट क्या है? क्या पैसेज का कंटेंट जेंडर इक्वालिटी है? क्या क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बी मार्क कर रहे हैं, आप लोग समझो, पहले कंटेंट निकालो. क्या ऑथर को प्रॉब्लम इस चीज से है क्या कि यूथ जो है वो दूसरे जेंडर को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहा है, कि उसको इस चीज से है कि सोशल मीडिया में सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, किस चीज से? व्हाट इज द कंटेंट? कंटेंट इज द मिसयूज ऑफ द सोशल मीडिया बाय द यूथ इन पर्टिकुलर बॉयज की बात वहां पर कर रहा है अगेंस्ट द फीमेल्स. तो इसमें जेंडर इक्वालिटी क्यों आएगा बेटा? तो बी इज नॉट द आंसर. कंटेंट ही अलग है. आप लोग मिक्सअप कर दे रहे हो. जेंडर इक्वालिटी मतलब होता है सबको बराबरी से ट्रीट करना. ये बराबरी से ट्रीट करने वाली बात नहीं थी. यहां पे ये था कि भैया अब्यूज किया जा रहा है किसी को. तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, रॉन्ग. ठीक, अब देखते हैं कि सी क्या बोल रहा है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नीड टू हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स कंटेंट लीडिंग टू सेक्सुअल अब्यूज. अच्छा, मेरे कंटेंट, आप खुद सोचो इसमें क्या मिसिंग है. इसमें यूथ के बारे में बात ही नहीं किया जिसके बारे में पूरा पैसेज है. ये क्या बोल रहे हैं पता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टॉलरेट ही नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज. सही है एक तरीके से, बट पैसेज में वो नहीं बोला. पैसेज इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू यंग पीपल. पैसेज इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू यंग पीपल. दैट इज व्हाई सी इज नॉट द आंसर. नाउ A, let us look at A. Modern social networking platform must take the lead in regulating young people from using this platform for sexual abuse. Yes. मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ थोड़ा सा कंप्लीट आंसर पेरेंट्स होता तो और हो जाता, पेरेंट्स या अदर अथॉरिटीज होता तो और हो जाता, बट ये सही आंसर है क्योंकि वो ये बोल रहा है कि सबसे पहली जिम्मेदारी है वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स की है. उन्हें यंग पीपल को रेगुलेट करना है और सेक्सुअल अब्यूज इन प्लेटफॉर्म्स में ना हो, इसे एंश्योर करना. ये बोला है आखिरी में, डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ट टेक द लीड, मतलब उनकी पहली जिम्मेदारी है. राइट, तो दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. गॉट इट? दोज हु कमिटेड द मिस्टेक, रिमेंबर कंटेंट प्लस जजमेंट. इस वजह से ना थोड़ा सा दिमाग में हमेशा ये देखो कुछ कुछ वर्ड्स के सहारे खेलते हैं. यहाँ पे जबरदस्ती जेंडर इक्वालिटी डाल दिया जो कि पैसेज से रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली वो नहीं है. फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में डाल रहा है. ये यहां पर सी वाले में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वाला पार्ट सही है, यूथ को हटा दिया है, तो थोड़ा सा बारीकी से करना.
चलो नेक्स्ट, ये भी क्लैट 19 का, क्लैट 20 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे बेटा, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को इससे ना मिलाएं। चलो देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, इसने कंटेंट क्या है पैसेज का? पैसेज का कंटेंट क्या है, किस चीज के बारे में लिखा है? टाइप करो, कंटेंट क्या है पैसेज का, किस चीज के बारे में लिखा है? ठीक है श्रेय, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं। ओके ओम, सही है। ओके, 3 लोगों का आ गया। वर्क फ्रॉम होम, ये कंटेंट है, जाहिर सी बात है बेटा। वर्क फ्रॉम होम अगर कंटेंट है तो डी में वो है ही नहीं, इसको हटा दे, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कंटेंट का होना जरूरी है, तो डी तो हटा दे। ठीक, ओके। तो फिर आगे देखते हैं। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम के बारे में क्या बोला है? वर्क फ्रॉम होम के बारे में ये क्या बोल रहा है? वर्क फ्रॉम होम के बारे में बोल रहा है, उसके फायदे बता रहा है कि क्या क्या चीजें होंगी, यही कर रहा है ना, उसके फायदे बता रहा है। ठीक है,
राइट। तो अब देखते हैं ए क्या बोल रहा है। वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल। बहुत लालच दे रहा है ये ऑप्शन मेरे को, बट पैसेज में ये बोला ही नहीं है कि इट इज द न्यू नॉर्मल। अब कैसे लोग फंसे हो आप लोग, देखो बहुत लोग आंसर दिए, ये बोला क्या है और आप कैसे फंस रहे हो, इस इन्हीं चीजों को तो ध्यान में रखना है हमको। कहां दिया है वर्क फ्रॉम होम इज अ न्यू नॉर्मल, आप लोग मुझे बताओ। बस ये लाइन दी है यहां पर, ये आप इसको पूरा पढ़ो तो क्या बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज आर कंटेम्पलेटिंग a move of making many of its employee work from home and make this a new normal। ये हिंदी में ट्रांसलेट कर क्या बोल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी सोच रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को घर से ही काम करने बोले और इसको न्यू नॉर्मल बना दें, यानी फ्यूचर में होगा ऐसा सोच रहे हैं। और आप ए मार्क कर दे रहे हो कि हो गया है न्यू नॉर्मल। मतलब अब ये आप क्या है, अपने बाहर की दुनिया का नॉलेज यहाँ पे यूज कर रहे हो। देखिए डिफरेंस कैसे आपको फंसाया। पैसेज में फ्यूचर के हुक में होकर के बात किया है कि वो सोच रहे हैं कि इसको न्यू नॉर्मल बना दे, आपने मार्क कर दिया नया नॉर्मल बन गया। नहीं, उसके फायदे बताया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कि कैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर से सिटी प्लानिंग सिस्टमाइज्ड हो जाएगी और डेवलपमेंट में हेल्प होगा। ठीक है, वो उस चीज के बारे में बता रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ए बिल्कुल फंसाने वाला ऑप्शन था, बहुत लोग मार्क करते हैं। तो टेंसेस का ध्यान में रखना। ओके, अच्छा, अब इसी पैसेज का एक और क्वेश्चन था कि व्हाट कुड बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज की एप्रोप्रिएट टाइटल क्या है बताओ। एक टाइटल, अच्छी टाइटल वो होती है जो पैसेज के मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करे। अनमोल सुन लो पहले, अच्छी टाइटल वो होती है जो पैसेज के मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करे। बोलने का मतलब ये है टाइटल क्वेश्चंस आर नो डिफरेंट फ्रॉम योर मेन आइडिया क्वेश्चन। टाइटल क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहला काम मेन आइडिया निकालो और उस ऑप्शन को मार्क कर दो जिसमें मेन आइडिया रिफ्लेक्ट हो रहा है। कौन से ऑप्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा? कौन सी बोला है? देखो, आपने अभी तक के शायद पैसेज समझा ही नहीं। पैसेज किस बारे में है? लाइफ आफ्टर कोविड के बारे में है कि मैं पूरे कोविड के बाद क्या होगा वो बताया हूं कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया हूं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वाई सच अ ब्रॉड ऑप्शन दैट लाइफ आफ्टर कोविड-19? थोड़ी ना बात किया हूं मैं पूरी जिंदगी कैसे होगी। लाइफ बोल रहा हूं तो अलग अलग एस्पेक्ट की बात होनी चाहिए थी ना। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो फटाफट, लास्ट है ये, इसको करो।
ऑल राइट, डन। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, सौरभ तन्ना, वेरी गुड। बताओ बाकी हो गया, रीडिंग डन। ओके, तो कंटेंट क्या है, पहले एक बार में एक चीज सोचते हैं, कंटेंट क्या है, किस चीज के बारे में है? आप लोग सोचो, बड़ा सिंपल है, किस चीज के बारे में पैसेज, सब्जेक्ट क्या है? आप लोगों को नहीं समझ में आया क्या, तो नो बोल दो। नहीं, शिवानी हाफ है। क्या ये ऐसे सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में है? ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन दोनों है ना। अगर तुम ऑनलाइन भी ले रहे हो तो ऑनलाइन के फायदे और नुकसान दोनों बता रहा है ना। पहले ऑनलाइन के कुछ फायदे बता रहा है, फिर ऑनलाइन के नुकसान भी बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? प्लस एंड माइनस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऋषिका, ये समझ में नहीं आया तुमको? By mistake it's sent. सॉरी? No, sir. It's actually by mistake it's sent. अच्छा, बाय मिस्टेक। ओके ओके, कोई समझ में। अच्छा बेटा, मेरे को सब बताएं। ये ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट है इसका, चलो अग्री करते, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में है, कंटेंट ये है। बेटा कंटेंट एकदम सिंपल चीज होती है। कंटेंट मतलब सब्जेक्ट, किस टॉपिक पे लिखा है। चलो टॉपिक बोल देता हूं, आपको कंटेंट मुश्किल लग रहा है तो टॉपिक बोल देता हूं। टॉपिक क्या है बताओ, किस टॉपिक पे लिखा है? ये ऑनलाइन क्लासेस में लिखा है। ऑल ऑफ यू अग्री और डिसएग्री विद दिस? ठीक। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या लिखा है, अच्छा की बुरा की दोनों, गुड और बैड की बोथ, बोथ लिखा है ना। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो सिर्फ उसकी अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा वो मैं मार्क नहीं करूंगा, ध्यान रखना। ऐसा कोई भी ऑप्शन जो सिर्फ, क्योंकि मेन आइडिया पूछा है ना मेरे से, मेन आइडिया मतलब उसका जजमेंट, उसका जजमेंट तो ये है कि उसका उसमें अच्छी बातें भी है बुरी बातें भी है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो सिर्फ बुरी बातें बताएगा या ऐसा कोई भी ऑप्शन जो अच्छी बातें बताएगा वो आंसर नहीं होगा। देखता हूं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन वाज बेटर देन द करंट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब इंस्टीट्यूशन में जाकर के, ऑफलाइन। तो पैसेज ये बोल रहा है क्या कि ऑफलाइन एजुकेशन बेटर था करंट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से? इसमें तो ऑनलाइन को का पूरा डिसएडवांटेज ही बता दिया एक तरीके से, नहीं। सेकंड भी वही रीजन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बोल रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है था, पैसेज में तो ये बोला ही नहीं है। वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग इज सस्टेनेबल अप्रोच टू एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम्स। बड़ी ज्ञान की बात, इसमें बोल रहा है कि ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब ये चलेगा, ये चलेगा मॉडर्न टाइम्स में, ये भी नहीं पता। आंसर इज नन ऑफ द अबव। इसी वजह से मेरी अप्रोच आप ध्यान रखो, आप लोग अभी अपने पुरानी जितनी भी दिमाग में कंफ्यूजन है उससे बाहर निकलो। सिर्फ सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट के बारे में ऑथर ने क्या बोला है। अगर वो ऑथर न्यूट्रल होके पॉजिटिव और नेगेटिव बताया तो वैसा ही ऑप्शन मार्क करो ना, भले नन ऑफ द अबव। क्यों नन ऑफ द अबव भी तो आंसर हो सकता है, एक ऑप्शन चॉइस है ना वो भी। ठीक है, समझ में आया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो वी स्टॉप हियर। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके, समझ में आया? समझ में आया कैसे अपन को अप्रोच करना है? बस, गुड।
सो कब से जब तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे या करते हो पढ़ते हो तो इस छोटी सी चीज का ही ध्यान रखना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट और जजमेंट। और हमेशा ये देखना जो टाइटल ऊपर लिखा होता है ना एडिटोरियल, उससे कितना मिलता जुलता कंटेंट और जजमेंट होता है। ठीक है, ओके चलो।